नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2023 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप 2023 के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है मूल स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या की बात करें तो टोटल 11 स्वर होते हैं, जिसे आप अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ के नाम से जानते हैं। लेकिन हमसे प्रश्न में मूल की बात की गई है। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, बिल्कुल असली। तो टोटल 11 में से 4 ही ऐसे स्वर होते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके अ, ई, छोटा ऊ और री। यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। लेकिन आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि बाकी सारे स्वरों को मूल स्वर क्यों नहीं कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा और थोड़ा सा आगे साथ बने रहिएगा। देखिए, इन चारों को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास कौन कौन से स्वर बचे? हमारे पास बचा आ, इसके बाद से क्या बचा? बड़ी ई, इसके बाद से क्या बचा? बड़ा ऊ, इसके बाद से क्या बचा? ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ। यही तो बचा, क्योंकि टोटल 11 होते हैं। 4 ये हो गए और बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 7 11 हो गया। तो जो आ होता है वो कैसे बना हुआ है? वो बना हुआ है अ प्लस अ मिलकर के। तो देखिए, ये दो स्वरों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये मूल स्वर नहीं बोला जाएगा, बल्कि इसे संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। बड़ी ई कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के, तो ये भी संयुक्त स्वर हो गया। बड़ा ऊ कैसे बना हुआ है? ये भी बना हुआ है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के। ए कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका अ प्लस छोटी ई मिलकर के। ए कैसे बना हुआ है? ये बना है आपका अ प्लस ए मिलकर के। ओ कैसे बना हुआ है? तो अ प्लस छोटा ऊ मिलकर के। औ कैसे बना हुआ है? तो अ प्लस ओ मिलकर के। तो ये जो सातों स्वर हैं ये आपके मूल स्वर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो स्वर मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इसे मूल स्वर ना बोल करके इसे संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। बाकी के ये जो 4 स्वर हैं ये स्वतंत्र होते हैं, यानी ये किसी से मिल करके नहीं बने हुए हैं। और जो मिल करके नहीं बना हुआ है यानी वो शुद्ध है, और शुद्ध यानी कि असली। मूल का मतलब भी क्या होता है? शुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यही हमारा मूल स्वर होगा। ऑप्शन नंबर 2 अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा ये और ये क्या हो गया? ये संयुक्त है। ये भी संयुक्त है, तो ये दोनों तो उत्तर होगा नहीं। अंग और अह जो होता है ये स्वर होते ही नहीं है, इसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं, जिसमें अह जो होता है वो हमारा विसर्ग होता है और अंग जो होता है अंग को हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुस्वार के नाम से जानते हैं, और इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न में हमसे मूल स्वर की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? देखिए, अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कौन सा ऐसा वर्ण है हिंदी वर्णमाला में जिसे आधा स्वर के नाम से जाना जाता है। अब आधा स्वर यानी आधा व्यंजन होगा। अब आप समझिए कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे वर्ण या फिर ध्वनि बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर बोला जाता है, और ऐसे वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अर्ध स्वर कहने का मतलब कि आधा उसमें स्वर की प्रॉपर्टी होगी और आधा व्यंजन की प्रॉपर्टी होगी। अब हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, य और व। इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों अर्ध स्वर कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें यानी आधा स्वर की प्रॉपर्टी होगी, आधा व्यंजन की। तो य जो होता है इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? इसको लिखेंगे य के नीचे हलंत प्लस अ, ये मिलकर के पूरा य बना हुआ है। अब ये देखिए, ये स्वर है। मैंने व्यंजन की परिभाषा क्या बताई? जो स्वरों की मदद से उच्चारित किए जाते हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। देखिए, यहां पर स्वर आ गया था, यानी ये व्यंजन की प्रॉपर्टी रख रहा है। इसी प्रकार से व को हम लोग कैसे लिखेंगे? व के नीचे हलंत प्लस अ, ये मिलकर के आपका क्या बनेगा? देखिए, ये स्वर हो गया। तो स्वर की मदद से बोला जा रहा है, इसलिए इन दोनों में व्यंजन की प्रॉपर्टी है। अब देखिए, स्वर की प्रॉपर्टी कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि राम मोहन और श्याम मेला देखने गए, तो गए आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये आपका ए क्या है? ये आपका स्वर है। क्या है? स्वर ही तो है। लेकिन इस स्वर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं य से। कैसे? बहुत पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो गए को इस प्रकार से भी लिखा गया रहता है, ऐसे।
यहां पर देखिए ए जो स्वर था इसको रिप्लेस कर दिया गया व्यंजन से, यानी कि देखिए इसके अलावा य और व के अलावा कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो कि स्वरों की जगह पर रिप्लेस किया जा सके, लेकिन ये डायरेक्टली रिप्लेस किया जाता है। यहां पर देखिए गए को आप इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चूंकि स्वर से रिप्लेस हो जा रहा है, यानी स्वर की भी प्रॉपर्टी आ गई, और व्यंजन मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि स्वर की मदद से उच्चारण किया जा रहा है, इसीलिए जो य होता है उसे हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। क्यों अर्धस्वर? क्योंकि इसमें स्वर की भी प्रॉपर्टी पाई जा रही है और व्यंजन की भी प्रॉपर्टी पाई जा रही है, इसीलिए य और व जो होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे अर्धस्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के वर्णों की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए सड़क वाला अड़ है और कढ़ाई वाला ढ है, इसे हम लोग उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, उच्छिप्त व्यंजन। जबकि प्रश्न में हमें अर्धस्वर के बारे में पूछा गया तो ये तो उत्तर होगा नहीं। र की बात करें तो ये लुंठित वर्ण के नाम से जानता है, लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लुंठित। इसके अलावा लॉ की जब बात करते हैं तो लॉ जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। छ और ज जो है वो च वर्ण का, च के बाद देखिए च के बाद छ ज आता है, तो ये च वर्ण का स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमसे अर्धस्वर के बारे में पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 1 य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। मैंने उदाहरण के साथ साथ कारण भी बता दिया कि क्यों इसे अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि इसमें आधा स्वर की प्रॉपर्टी होती है और आधा व्यंजन की प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपके मन में डाउट होगा कि मान लीजिए हमारे प्रश्न पत्र में एक ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें सही वर्ड छांटने के लिए दिया गया और उसमें ये दोनों विकल्प दे दिया गया, तो इसमें से सही कौन सा माना जाएगा? तो जो शिक्षाविद हैं वो इसको ज्यादा एप्रोप्रिएट मानते हैं। हालांकि पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो ये भी मिलेगा, लेकिन अगर दोनों में से एक केवल छांटना रहे तो हम इसे छांटेंगे, इसे सही मानेंगे इन दोनों की तुलना, इसके तुलना में, ठीक है। लेकिन दोनों अपने जगह पे सही है, लेकिन दोनों में से अगर एक छांटना रहे तो ये वाला सही होता है, ठीक है। तो हमारा अर्धस्वर क्या हो जाएगा? य और व। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। देखिए दो प्रकार की चीजें होती हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं वर्ग की, जैसे क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क का पांचों वर्ण यानी क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार से च वर्ग होगा, इसी प्रकार से ट वर्ग होगा, इसी प्रकार से त वर्ग होगा, इसी प्रकार से प वर्ग होगा। तो च वाला किससे शुरू होगा? च से, च छ ज झ य इस तरीके से चलेगा। ट वाला ट से शुरू होगा, ट थ ठ ड ढ अड़ तक जाएगा। त वाला त से शुरू होगा, त थ द ध न तक जाएगा। प वाला प से शुरू होगा, प फ ब भ म तक जाएगा। तो देखिए ये पहला वर्ण बोला जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो अल्प प्राण की जब बात की जाएगी, ध्यान से समझिए, अल्प प्राण की जब बात की जाएगी तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा अल्प प्राण हो जाता है। क्या होता है? अल्प प्राण इसे बोलते हैं। लेकिन जब बात की जाए दूसरे वर्ण की और चौथे वर्ण की तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण। प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है? महाप्राण ही बोला गया है, यानी या तो दूसरे वर्ग या तो चौथे वर्ग का वर्ण होना चाहिए, दूसरे वर्ग या तो चौथे वर्ग का वर्ण होना चाहिए। इसके अलावा महाप्राण में आपके जब बात करते हैं महाप्राण की तो उसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, तालव्य श, मूर्धा श, दंत श और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी महाप्राण में क्या क्या आएगा? महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए पहले विकल्प में दिया गया क जो है वो क वर्ग का पहला वाला है। मैंने आपको क्या बताया था? पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होगा, तो ये तो हमारा अल्प प्राण हो गया, जबकि प्रश्न में महाप्राण पूछा गया था तो ये उत्तर होगा नहीं। च की बात करें तो च वर्ग का पहला वर्ण ही च होता है, तो ये भी हमारा पहला हो गया। पहला वाला, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, प्रश्न में महाप्राण पूछा गया तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से बात की जाए य की तो ध्यान से समझिएगा, अल्प प्राण में आपको क्या मैंने क्या बताया था? पहला, तीसरा और पांचवा। साथ ही साथ इसमें एक और जोड़ लीजिएगा कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे कि य, र, ल और व, ये भी आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो देखिए य की बात की गई है अंतस्थ व्यंजन में, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 ह। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? महाप्राण में दूसरा और चौथा, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन बताया था। ऊष्म में आप क्या क्या आते हैं? तालव्य श, मूर्धा श, दंत श और ह। देखिए यहां पर ह आया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर मिष्ठान दिया गया है, जबकि हिंदी में मिष्ठान जब लिखना होता है तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। देखिए मिष्ठान इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये गलत हो गया। पट दिया गया है, देखिए ये भी गलत शब्द है। क्षेत्र दिया गया है, देखिए क्षेत्र हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वानर, देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 वानर जो है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जंगम का विलोम शब्द है। देखिए जंगम का मतलब होता है जो चलायमान हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट कर सके या फिर जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहला इसका विलोम पूछा जा रहा है, यानी इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, यानी जो स्थिर हो एक जगह पे। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला दिया गया पुष्ट, तो पुष्ट का मतलब जैसे आपने सुना होगा हिष्ट पुष्ट, यानी शरीर से ताकतवर, शरीर से मोटा तगड़ा बंदे की बात की जा रही है। तो यहां पर जंगम का मतलब मैंने क्या बताया था, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो इसका तो उल्टा ये होगा नहीं। उसके बाद से चौथा विकल्प देखिए पूर्ण दिया गया है। पूर्ण अंश का विलोम शब्द होता है, अंश का मतलब पूरे पार्ट में से थोड़े से की बात की जाएगी, और पूर्ण का मतलब कि संपूर्ण की बात की जा रही है, तो ये भी इसका उल्टा नहीं होगा, क्योंकि जंगम का शब्द मैंने क्या बताया था, अर्थ कि जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके। अब देखिए यहां पर स्थिर दिया गया और स्थावर दिया गया है, दोनों का मतलब ही ये होता है कि जो एक जगह पर बिल्कुल स्थिर हो, लेकिन यहां पर अब दोनों को तो हम टिक नहीं कर सकते, तो दोनों में सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन होगा, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट ये होगा। क्यों होगा, अगर हमसे प्रश्न में अस्थिर दिया गया रहता, अस्थिर दिया गया रहता, तब उसका स्थिर होता, लेकिन हमें अस्थिर नहीं दिया गया, हमें क्या दिया गया, हमें जंगम दिया गया है। तो जंगम का जो एप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड होता है वो स्थावर होता है। स्थावर का मतलब होता है जो कि अचल है, जंगम का मतलब क्या होता है, चल, जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर सके या फिर जिसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सके। लेकिन स्थावर का मतलब क्या होता है, ये अचल होता है, यानी कि जिसे एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। दोस्तों यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। छठा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है स्वराघात किसे कहते हैं। तो स्वराघात पूछे या फिर बलाघात पूछे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो स्वराघात या फिर बलाघात की जब बात की जाती है तो उच्चारण करते समय कभी कभी किसी पर्टिकुलर एक वर्ण पर, किसी शब्द पर, किसी वाक्य के अंश पर या फिर वाक्य पर जोड़ देकर के बोला जाता है। तो इसी जोड़ देने की प्रक्रिया को ही स्वराघात या फिर बलाघात कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्वराघात या फिर बलाघात 4 प्रकार के होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्यांश और वाक्य बलाघात। यहां पर आपको समझना है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एक वर्ण या फिर पर्टिकुलर एक ध्वनि पर जब जोड़ देते हैं तो वो वर्ण स्वराघात होता है। आप वर्ण स्वराघात का उदाहरण देख पा रहे होंगे। यहां पर बात यह है कि इसमें आपका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे कि देखिए राम, हम लोग राम बोलते हैं तो किस पर जोड़ देते हैं, र पर, राम। लेकिन अगर म पर जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, रामो। इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे राहुल, अगर राहुल बोलते हैं तो रा पर ज्यादा जोड़ देते हैं, राहुल बोलते हैं। अगर ह पर ज्यादा जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, राहुल। देखिए ये अर्थ नहीं बदला लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है। तो इसे बोलते हैं वर्ण स्वराघात, यानी पर्टिकुलर किसी एक ध्वनि या फिर एक वर्ण पर हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ दे करके बोलते हैं। दूसरा होता है शब्द स्वराघात या फिर शब्द बलाघात। इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक वाक्य के पर्टिकुलर किसी एक शब्द पर जोड़ देते हैं। जैसे देखिए दूसरा वाक्य देखिए, श्याम खाना खा रहा है। अगर मैं श्याम पर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, श्याम खाना खा रहा है। जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हैं और उसमें से एक प्रश्न पूछा गया कि कौन खाना खा रहा है, तो आप कहेंगे श्याम खाना खा रहा है। यानी कि जब मैं श्याम पर जोड़ दे रहा हूं तो श्याम ही केवल एक लड़का है जो कि खाना खा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर श्याम पर जोड़ ना दे करके मैं खाना पर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि श्याम क्या खा रहा है तो आप कहेंगे श्याम खाना खा रहा है। यानी मैंने किस पर जोड़ दिया, खाना पर जोड़ दिया। यानी श्याम और कुछ नहीं, नाश्ता नहीं कर रहा है या फिर कुछ और नहीं खा रहा है, बल्कि वो खाना खा रहा है। तो इस प्रकार से शब्द पर जब हम लोग जोड़ देते हैं पर्टिकुलर किसी एक वाक्य में, तो उस शब्द पर जोड़ देने की वजह से पूरा जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है। जैसे पहले मैंने श्याम पर जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या निकला कि श्याम खाना खा रहा है, बहुत सारे लड़के हैं जिसमें से श्याम खाना खा रहा है। और दूसरा जब मैं खाना पर जोड़ दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या निकला कि श्याम खाना खा रहा है, मतलब कि कुछ और चीज नहीं खा रहा है, सिर्फ खाना खा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा होता है वाक्यांश बलाघात। वाक्यांश बलाघात का उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है रोको मत जाने दो। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं केवल रोको पर जोड़ दूं, रोको मत जाने दो, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मैं किसी एक कैंडिडेट को रुकने के लिए बोल रहा हूं और उसको ना जाने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूरा इतने पर जोड़ दूं, देखिए रोको मत,
रोको मत, जाने दो, यानी कि मैं उसको रोकने की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उसको जाने देने की बात कर रहा हूं। तो देखिए इसका अर्थ बदल गया ना। अगर केवल आप रोको पर जोर देते और मत जाने दो अलग होता, तो यानी आप उसे रुकने के लिए बोल रहे हैं, और रोको मत पर जोर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उसे रोकने से मना कर रहे हैं और उसे जाने देने की परमिशन दे रहे हैं। यहां पर पूरा अर्थ बदल गया। तो इसे बोलते हैं वाक्यांश बलाघात, यानी वाक्य के पर्टिकुलर एक या फिर एक से ज्यादा शब्दों पर जो जोड़ दिया जाता है तो उसे वाक्यांश बोलते हैं। और शब्द में क्या होता है, शब्द में ये कंपलसरी है कि केवल एक ही शब्द पर जोड़ दिया जाएगा, और वाक्यांश में क्या होगा, एक से ज्यादा शब्दों पर जोड़ दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। और चौथा होता है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात में क्या होता है कि एक से ज्यादा वाक्य होते हैं और उसमें पर्टिकुलर किसी एक वाक्य पर जोड़ दिया जाता है, और इसमें भी अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे देखिए उदाहरण, तुमने चोरी भी की और अब सीना जोरी भी कर रहे हो, भाग जाओ यहां से। अगर मैं इस पर जोड़ दूं भाग जाओ यहां से, मतलब कि उसने चोरी तो की लेकिन मैं उसे क्षमा करने की तरह बोल रहा हूं कि तुमने चोरी भी की और अब सीना चोरी भी कर रहे हो, भाग जाओ यहां से, मतलब कि मैं उसे क्षमा करते हुए भागने की बात कर रहा हूं। और लेकिन अगर मैं इस पर जोड़ दूं, देखो तुमने चोरी भी की और अब सीना चोरी भी कर रहे हो, मतलब कि मैं उसकी चोरी करने की कृत्य को हाईलाइट कर रहा हूं, उससे एहसास दिला रहा हूं कि तुमने चोरी की। और इस पर अगर कम जोड़ दूं भाग जाओ, यानी कि मैं उसकी चोरी को हाईलाइट कर रहा हूं कि हाँ तुमने चोरी की है। तो इसे बोलते हैं वाक्य बलाघात, यानी पर्टिकुलर किसी एक वाक्य पर जब ज्यादा जोड़ दिया जाए तो इसे बोलते हैं वाक्य बलाघात। ठीक है, टोटल ये 4 प्रकार के बलाघात होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ जो होता है, पार्श्व मीन्स बगल से। देखिए जब भी हम लोग मुख से कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय वायु टकराते हुए किसी ना किसी मुख के अवयव से बाहर निकलती है। ठीक है, यानी वायु किसी ना किसी मुख के अवयव से टकराते हुए बाहर निकलती है मुख से। तो यहां पर वायु जो है वो बगल से निकलेगी। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर मैं लॉ बोलने के लिए बोलूं तो आप लॉ बोल करके देखिए। लॉ जब आप बोलेंगे तो आपका जो जिह्वा है, लॉ बोलिए, वो ऊपर के मसूड़ों में टच होगा, और जो सामने की वायु है वो आपके जीभ से रुक जाएगी, लेकिन जीभ के किनारे किनारे वाला दोनों एरिया जो है, जो गाल के साइड में अंदर वाला पड़ेगा, वहां से बगल से होते हुए वायु बाहर निकलते हुए प्रतीत होगी। आप ल बोल करके देखिए, ल ल, देखिए आपके जिह्वा का जो अगला भाग है वो मसूड़े के ऊपर वाले से टच हो रहा है, और इस वजह से सामने से वायु ना निकल करके, क्योंकि आपकी जिह्वा उस वायु को रोक दे रही है, और जिह्वा के बगल वाले यानी जीभ के दोनों साइड में बगल से वायु निकल रही है। चूंकि ये पार्श्विक वायु होता है, यानी बगल से निकल रहा होता है, सामने से नहीं निकल रहा होता है, इसीलिए इसे पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। तो हमारा क्या बोला गया था प्रश्न, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण का उदाहरण क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लिपि को परिभाषित करिए। तो कोई भी भाषा बोलने के दौरान अगर हमें उसे लिख करके अभिव्यक्त करना होता है तो किसी पर्टिकुलर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं चिन्हों को लिखित रूप में जो हमारे विचार है, हमारे अभिव्यक्ति है, उसको लिख करके अभिव्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हमें लिखित रूप में अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करना होता है उसे ही लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। तो आर्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अनार्य होता है। ठीक है, और अगर बात करें उन्नति का विलोम शब्द, तो उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनति। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवनति। देखिए अवनति। अगला प्रश्न पूछा गया है, कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो यहां पर बेसिकली जब हम लोग कारक की बात करते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ पता चलता है उसे ही कारक बोलते हैं। जैसे यहां पर मैं एक उदाहरण लिखूं, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहां पर देखिए राम क्या है, ये संज्ञा है, नाउन है। तो इस एक यहां पर शब्द देखिए, इसकी वजह से राम ने क्या किया, इस शब्द की वजह से अन्य वाक्य के शब्दों से इसका संबंध प्रतीत हो रहा है कि राम ने रावण को मारा। तो यहां पर ये जो होगा इसे ही कारक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो संज्ञा आ रहा है इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या फिर वाक्य के अन्य पार्ट से ये शब्द जो ने है वह संबंध दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कारक या फिर कारक चिन्ह। ठीक है, तो कारक क्या हो जाता है, कारक चिन्ह बेसिकली वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे
शब्द के साथ पता चलता है उसे ही हम लोग कारक बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब टोटल कारक की संख्या की बात करें तो टोटल कारक जो होते हैं वो 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, और सबके चिन्ह होते हैं। जैसे कि कर्ता कारक की बात करें तो कर्ता का जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो क्या होता है? कर्ता ने। जैसे राम ने, राहुल ने खाना खाया, सोहन ने मूवी देखा, तो ये कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ने जो चिन्ह होता है वो कर्ता का होता है। ठीक है, उसके बाद से कर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? को। यानी कि राम ने रावण को मारा, तो यहां पर कर्म क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा। और रावण के साथ जुड़ा हुआ को जो है वो कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा जो होता है वो होता है कर्ण। कर्ण से, कर्ण का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? से या फिर द्वारा। ठीक है, इसके बाद से चौथा जो होता है वो संप्रदान होता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए होता है। ठीक है, अगला जो होता है पांचवा वो होता है आपादान। इसका जो कारक चिन्ह होता है से अलगाव की स्थिति में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते जो हैं वो पेड़ से टूट करके अलग हो रहे हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी से आएगा और यहां पर भी से आ रहा है, लेकिन ये से और ये से अलग है। ये क्या है? ये अलगाव वाला स्थिति है। जैसे कि पेड़ से पत्ते टूट करके गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता टूटा तो यानी वहां से अलग हो गया, तो यहां पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं में अलगाव हो रहा है, इसलिए यहां पर अपादान कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से होता है संबंध कारक होता है। संबंध में क्या वो होता है आपका कि इसमें का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे ये सभी शब्द आते हैं। इसके बाद से अगला जो होता है वो होता है आपका अधिकरण कारक। तो अधिकरण में जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में या फिर पर। और अंतिम जो होता है संबोधन कारक। तो संबोधन का जो कारक चिन्ह होता है वो आपका होता है हो, अरे, अजी। जैसे आप बोलते हैं ना, अरे श्याम सुनना, तो यहां पर अरे जो है किसी को संबोधित जब आप करते हैं तो वो संबोधन कारक होता है। हमसे प्रश्न में कारक का परिभाषा पूछा गया था और अपादान कारक का चिन्ह पूछा गया था, तो अपादान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अशुद्ध उच्चारण के कौन से कारण है? ध्यान से समझिएगा। अशुद्ध उच्चारण, कोई भी बालक जब अशुद्ध सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण ये हो सकता है कि उसे जो लिपि का है वो सही ज्ञान नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर तालव्य श जो होता है, मूर्धा श जो होता है, दंत्य श जो होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग सबको एक ही तरीके से उच्चारण करते हैं। जैसे मनीष, मनीष कोई नाम है तो इससे अगर दंत स की तरह उच्चारण करेंगे तो मनीष हो जाएगा, मनीष, जबकि एक्चुअल वर्ड क्या होता है? मनीष होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग बोलते हैं शलजम, शलगम या फिर शलजम, तो अगर इसको दंत स की तरह उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? सलगम हो जाएगा, सलगम, जो कि गलत है, शलगम होता है। ठीक है, तो ये हमें जो लिपि का अगर सही ज्ञान नहीं होगा तो भी उच्चारण में गलतियां होंगी। इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं क्षेत्रीयता के प्रभाव की वजह से। जैसे कि पर्टिकुलर जहां पर बच्चे का पालन पोषण हुआ है, जैसे मान लीजिए बिहार के जो कैंडिडेट होते हैं उनमें ड़ बोलने में थोड़ा सा समस्या आती है। जैसे कि घोड़ा जब आप बोलेंगे तो बिहार के कैंडिडेट का जो एक तरीके से उनका जन्म से ही वो घोड़ा को घोड़ा बोलते हैं, सड़क को सड़क बोलते हैं, और हरियाणवी वाले टोन में देखेंगे तो वहां पर कुछ अलग तरीके से उच्चारण होगा। तो क्षेत्रीयता की वजह से भी थोड़ा सा अशुद्धि आ जाता है उच्चारण में। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि मुख के अवयव में अगर कोई दोष है, जैसे कि जब भी हम कोई शब्द या फिर वर्ण उच्चारित करते हैं तो मुख के किसी ना किसी अवयव से टकराते हुए वायु निकलती है। अगर मुख के अवयव में ही कोई प्रॉब्लम होगा तो जाहिर सी बात है उच्चारण अशुद्ध होगा। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 प्रमुख कारण लिख सकते हैं। चूंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है तो ये मोर देन सफिशिएंट है अगर 3 पॉइंट आप लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहां से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। 12वां प्रश्न पूछा गया है अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए अयोगवाह की जब बात की जाती है तो हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह है, पहला अंग और दूसरा अह। ये ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं स्वर के साथ। जैसे आप अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ और अंत में अंग और आह की बात करते हैं तो लिखे स्वर के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है,
देखिए स्वर और व्यंजन क्यों नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यंजन की परिभाषा ये कहती है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाएंगे उसे व्यंजन कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए क है, तो क कैसे उच्चारित होता है? क के नीचे हलंत होता है, यानी स्वर रहित और प्लस अ मिलके जो स्वर मिलता है वो अंत में मिलता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अंग और अह की, तो इसमें स्वर पहले आ जाता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, जब अंग की बात करेंगे तो ये अ प्लस अंग बोल करके देखिए, अ और अंग, जो क ख ग घ अंग ये वाला आता है, इन दोनों के मेल से ये अंग बना हुआ है। जब अह की बात आती है तो अह बोल करके देखिए, अ और प्लस ह का उच्चारण मिल करके आएगा। तो देखिए व्यंजन तो तब बोलेंगे ना जब पहले आपका व्यंजन आएगा और उसके बाद स्वर आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले स्वर आ जाता है। अ क्या है? स्वर ही तो है। अ क्या है? स्वर ही तो है। और अंगा क्या है? ये व्यंजन है। और ह क्या है? ये व्यंजन है। तो व्यंजन तब होता है जब व्यंजन वाला पहले आता और स्वर बाद में आता, लेकिन इसका जस्ट उलट होता है, इसलिए इसे व्यंजन नहीं बोलते हैं। अब साथ ही साथ आपके मन में आएगा तो फिर स्वर क्यों नहीं बोलते हैं? तो स्वर जो होता है वो पूरी तरीके से एक तरीके से स्वतंत्र होता है। लेकिन स्वर अगर केवल होता तो यहाँ पर अंग नहीं आना चाहिए था, ह नहीं आना चाहिए था। तो इस वजह से ना तो ये स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया था उदाहरण से ही समझाइए, तो अंग और अह जो होता है वो अयोगवाह होता है। ठीक है, अगर इसके नाम से अगर हम लोग इसको परिभाषित करें तो देखिए नाम क्या बोला जा रहा है, अयोगवाह। अ का मतलब जिसमें अ और योग मतलब जिसमें अ जुड़ा हो, और वाह, वाह का मतलब कि जो ह से उच्चारित होते हुए वायु निकले। जैसे अह बोलते हैं तो देखिए अ से शुरू हो रहा है और अंत में क्या आ रहा है? ह आ रहा है, तो अह। ठीक है, तो यही तो बोला जा रहा है ना कि अ के योग से यानी अ के जोड़ से और अंत वायु ह के रूप में निकले, इसे ही हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। तो अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? तो आप इस प्रकार से अयोगवाह की परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो अ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। और इसके उदाहरण में आप अंग और अह दो इस प्रकार से वर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। पेस्टोलॉजी की जो रचनात्मक विधि है ये बेसिकली लेखन सिखाने के लिए एक प्रमुख विधि है। इसमें 3 चरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला पृथक्करण, दूसरा वर्गीकरण और तीसरा एकीकरण। तीनों के बारे में एक एक बार जान लेते हैं। पहले आता है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब कि अलग अलग करना। जैसे कि जब भी कोई बच्चे को वर्ण लिखना सिखाया जाता है, जैसे क लिखना सिखाया गया, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये गोला है, एक खड़ी पाई है, एक ये अर्धगोला टाइप का है, और ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि वर्ण को पहले अलग अलग कर दिया जाता है विभिन्न आकृतियों के आधार पर। और बच्चे को सबसे पहले खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, गोला, अर्धगोला, डैश, ये सभी चीज़ें बनाना सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चे स्टार्टिंग में पहले गोला, खड़ी लाइन, पड़ी लाइन ये सभी चीज़ों को बनाना सीखते हैं। इसके बाद ये हो गया पृथक्करण, यानी कि हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया सभी आकृतियों को। इसके बाद आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है, जैसे हमारे हिंदी के वर्णमाला में जो जितने भी वर्ण हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है उनके कठिनाई के स्तर पर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ म, तो म में बेसिकली देखिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ही है, सीधा सीधा लाइन ही है। ठीक है, तो ये बच्चे को बनाना आसान है। लेकिन अगर आप बच्चे को री बनाना सिखाएंगे तो ये देखिए इतने प्रकार से बच्चे को लिखना पड़ेगा, तो ये बच्चे के लिए थोड़ा कठिन पड़ता है। तो हम वर्गीकृत में क्या करते हैं, वर्गीकरण में क्या करते हैं कि सबसे पहले वर्णों को उसकी कठिनाई के आधार पर पहले वर्गीकृत कर देते हैं। एक तरीके से उनको वर्गीकरण कर देते हैं कि कौन पहले आसान है, तो पहले बच्चे को वो लिखना सिखाया जाएगा और कठिन वाले को बाद में सिखाया जाएगा। अंतिम में आता है एकीकरण। एकीकरण में क्या होता है कि सभी वर्णों को अब एक तरीके से एकीकृत किया जाता है और सभी जो चित्र हमने बनाया था उन सभी चित्रों को मिला करके वर्ण बनाया जाता है। जैसे कि बच्चे को क कैसे लिखना सिखाया जाएगा, बच्चे को बचपन में सिखाया जाता था गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, बकरी का पोंछ और बाबा जी का मोच। इस तरीके से बच्चे को बचपन में सिखाया जाता था और ये पूरा कॉप बन करके आता था। यानी जितने भी अलग अलग तरीके से आकृतियों का उन्होंने वर्गीकरण किया था, जितने भी आकृतियों का पृथक्करण किया था, उन सभी को मिला करके एकीकृत करके एक पूरा वर्ण बनाया जाता है। तो इसे ही बोलते हैं पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए
अगला प्रश्न पूछा गया है, शिरोरेखा किसे कहते हैं, 100 उदाहरण समझाइए। शिरोरेखा का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, ये शब्द लिख दिया, तो शब्द अगर आप ऐसा छोड़ देंगे तो ये देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो लिखने के बाद से उस शब्द के ऊपर जो हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इसे ही शिरोरेखा बोलते हैं। जैसे मैं, मान लीजिए मेरा नाम नीरज है, तो मैंने इस प्रकार से नीरज लिखा, तो यहाँ पर ये सभी अलग अलग प्रतीत होंगे, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर शिरोरेखा खींच दिया तो ये प्रतीत हो जाएगा कि ये सभी वर्ण मिलाकर के एक शब्द बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया राहुल ने, अब मैंने ऐसा लिखा, तो अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये अलग अलग है या फिर एक ही में, लेकिन अगर हम लोग शिरोरेखा इस प्रकार से अलग अलग कर दें तो ये पता चल जाएगा कि ये एक अलग शब्द है, ये एक अलग शब्द है। तो शिरोरेखा किसे कहते हैं, तो शब्द के ऊपर विभिन्न वर्णों को एक साथ दिखाने के लिए जो क्षैतिज रेखा का प्रयोग किया जाता है उसे ही शिरोरेखा बोलते हैं। और हमसे पूछा गया था उदाहरण सहित समझाइए, तो कोई भी दो शब्द लिख करके आप उसके ऊपर शिरोरेखा इस प्रकार से खींच के बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। प्रश्न में हमसे वर्णों के बारे में पूछा गया है। वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो यानी कि स्वर का भी बताना है और व्यंजन का भी बताना है। तो पहले स्वर की बात कर लेते हैं। तो जो टोटल 11 स्वर हैं उसमें से अ और आ जो होता है ये किससे उच्चारित होता है, कंठ से। किससे, कंठ से। इसके बाद से छोटी ई और बड़ी ई जो होता है ये आपका होता है तालु से। किससे, तालु से। उसके बाद से री की जब हम लोग बात करते हैं तो ये उच्चारित होता है आपका मूर्धा से। ठीक है। उसके बाद से ऊ और बड़ा ऊ की जब बात करते हैं तो देखिए ऊ और बड़ा ऊ बोल करके देखिए आपका होठ जो है वो गोल हो जाता है, यानी ये किससे उच्चारित होगा, ओष्ठ से। और जब बात करते हैं हम लोग ए की, तो ए कैसे बना हुआ है, आप कहेंगे अ प्लस छोटा ई मिल करके, तो अ किससे उच्चारित हो रहा था, अ कंठ से उच्चारित होता, और छोटा ई किससे उच्चारित होता, तालु से उच्चारित हो रहा था। तो ये कंठ तालु से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, कंठ तालु से। और इसी के बाद से ए की बात करते हैं तो वो भी कंठ तालु से होता है। आप ए को जब तोड़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप ए को कैसे लिखते हैं, अ प्लस ए लिखते हैं, तो अ आपका किससे उच्चारित हो रहा है, कंठ से, और ए किससे हो रहा था, कंठ और तालु से। तो ये भी आपका कंठ और तालु से हो जाएगा, कंठ। उसके बाद से ओ की बात जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओ की जब बात करते हैं तो ओ कैसे बना हुआ है, आप कहेंगे अ प्लस छोटा ऊ से। अ किससे उच्चारित हो रहा था, अ आपका उच्चारित हो रहा था कंठ से, और छोटा ऊ किससे उच्चारित हो रहा था, ओष्ठ से। तो ओ किससे हो जाएगा, ओ आपका हो जाएगा कंठ ओष्ठ से। यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार से औ जो होता है वो भी कंठ और ओष्ठ से होता है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद से जब हम लोग बात करते हैं व्यंजन की, तो देखिए टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें क वर्ग के अंतर्गत 5 आएंगे। कौन कौन सा, क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो क वर्ग होता है वो किससे उच्चारित होता है, कंठ से। इसके बाद से च वर्ग जो होता है वो किससे होता है, तालु से। इसके बाद से ट वर्ग जो होता है वो किससे उच्चारित होता है, मूर्धा से। और इसके बाद से त वर्ग जो होता है वो किससे उच्चारित होगा, दंत से। और उसके बाद से प वर्ग जो उच्चारित होगा वो किससे होता है, ओष्ठ से होता है। तो इस प्रकार से आप सबका उच्चारण स्थान लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। सबसे पहले जानिए अभिव्यक्ति क्या कहते हैं। तो अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने की क्रिया को अभिव्यक्ति कहते हैं। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप लिख करके अपने विचारों को प्रकट करिए, या तो बोल करके करिए। तो जब लिख करके अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित अभिव्यक्ति बोलते हैं, और इसी का महत्व पूछा जा रहा है। तो लिखित अभिव्यक्ति में पहला महत्व लिख सकते हैं रुचिपूर्ण लेखन। लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चा जो कुछ भी उसको रुचि है अपने विचारों को लिख करके प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा आप इसका महत्व लिख सकते हैं एकाग्रता का विकास, यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति में छात्र एकाग्रता का विकास करता है। जो छात्र जिस समय पर भी लिखना चाहता है उसकी इच्छा के अनुरूप होता है, और लेखन कार्य में भी उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। इसलिए जो छात्र होता है वो पूर्ण मनोयोग के साथ लिखना प्रारंभ करता है। तो इससे बच्चे एकाग्रचित्त बनते हैं, यानी कि ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति में। इसके अलावा तीसरा आप लिख सकते हैं प्रभावी लेखन। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के द्वारा लेखन में प्रभावशीलता उत्पन्न की जा सकती है। बच्चे क्रिएटिव बनेंगे, क्योंकि जब आप बच्चा अपने विचारों को खुद लिख करके प्रकट कर रहा है तो
उसमें जैसे कल्पनाशीलता भी आएगी कि जैसे मान लीजिए वो शेर की कहानी लिख रहा है तो एक बार मन में बच्चा सोचेगा कि मैं जंगल में गया था, जंगल में अचानक शेर आ गया, यानी अपने विचारों को, जो मौलिक विचार है उसको लिख करके अभिव्यक्त कर रहा है। तो इससे बच्चे क्या बनेंगे, कल्पनाशील भी बनेंगे और तर्क और चिंतन करने की भी उसमें समझ विकसित होगी, क्योंकि जो कुछ भी लिख रहा है वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से तर्क करके ही लिख रहा है। तो इससे बच्चा तर्क एवं चिंतनपूर्ण बनेगा। इसके अलावा प्रभावी लेखन कर पाएगा, एकाग्रचित्ता का विकास होगा। इसके अलावा भाषा शैली का विकास होगा। जैसे जो भी बच्चा लिख रहा है, जाहिर सी बात है उससे वर्णों का बच्चे में विकास होगा, लिखने की कला, लिखने की शैली उसमें विकसित होगी, तो इससे भाषा शैली का विकास होगा। इस प्रकार से आप एक एक पॉइंट करके हेडिंग में एक एक दो दो लाइन लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? वर्णों को लिखते समय सावधानी में पहला आप लिख सकते हैं कि बैठने का सही ढंग, यानी कि जो बच्चा डेस्क पर या फिर बेंच पर बैठ के लिख रहा है उसका जो घुटना है और बैठने की जो पूरा वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, यानी कि उसका पैर बिल्कुल सही तरीके से मुड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री पर उसका पैर बिल्कुल परपेंडिकुलर उसका जमीन पर उसका पैर होना चाहिए, तभी बैठने की सही स्थिति होगी और बच्चा सही तरीके से लिख पाएगा। तो पहला आप लिख सकते हैं बैठने का सही ढंग, घुटने का 90 अंश का कोण बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं कागज से दूरी। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे बिल्कुल सो करके कागज पे बिल्कुल लेट चुके हैं तब लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कागज से उसके आंख की जो दूरी है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कलम पकड़ने की सही विधि। बच्चे क्या होते हैं कि जहाँ पर पेन का नीब होता है वहाँ पर बिल्कुल पकड़ते हैं, जिससे राइटिंग सही नहीं बनती है। तो लिखना सिखाते समय एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे को हम बताएं कि पेन या फिर पेंसिल जो है वो नीब से 1 इंच ऊपर पकड़ना है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं सिरो रेखा बनाना। जैसे बच्चा कोई भी वर्ण लिख लिया, जैसे क लिखा, तो ऊपर लाइन खींचना भूल जाता है, तो ये उसको ऊपर सिरो रेखा खींचना जरूर सिखाना चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सावधानियों में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो अनुपात होता है वर्णों का वो सही अनुपात में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चे को क लिखाना है तो ऐसा ना हो कि गोला बहुत बड़ा कर दिए उसके बाद से ये पूछ इतना छोटा कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी वर्ण आप बनाएंगे वो बिल्कुल अनुपात में होना चाहिए। जैसे क लिखना है तो इस सभी जो इसके प्रतीक होंगे वो सब एक अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप पांचवा लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला लिख सकते हैं अभ्यास कराना। बार बार छात्रों को सुलेख के माध्यम से, अनुलेख के माध्यम से, सूत्रलेख के माध्यम से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। और अगला लिख सकते हैं बाएं से दाएं लिखने की प्रैक्टिस कराना। सीधी लिखाई, अब जैसे मान लीजिए बच्चे को क ख ग घ लिखना सिखाते हैं, क ख ग घ अंग, तो स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चे एक लाइन में ना लिख करके बच्चे ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं, क ख ग घ अंग। तो यही कहा जा रहा है कि लिखना सिखाने के लिए बच्चों को एक लाइन सीधी लिखाई में एक तरीके से उनको प्रैक्टिस कराना चाहिए, ठीक है। और जो भी बच्चा लिख रहा है वो बोल बोल करके लिखे। जैसे क लिख रहा है तो क बोल करके लिखे। इससे क्या होगा कि बच्चे के मन में एक इमेज छप जाएगी। जैसे आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था, जो स्कीमा टर्म उन्होंने दिया था कि ये वर्ण का एक स्कीमा, एक इमेज बच्चों के मन में चली जाएगी अगर बोल बोल करके लिखेगा। और अगली बार जब भी वो वर्ण देखेगा तो देख करके समझ जाएगा कि हाँ ये क है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा लिखना तो सीख ही रहा है, साथ ही साथ इसको पढ़ना भी सीखेगा एक साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्णों को लिखते समय महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाचन किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार लिखिए। तो देखिए वाचन की जब बात करते हैं, वाचन जो शब्द है वो वाक धातु से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाणी अथवा कथन, यानी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसे ही वाचन कहा जाता है। अब वाचन जो है वो 2 प्रकार से होता है, पहला मौन वाचन और दूसरा सस्वर वाचन। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान आप बोलते नहीं हैं बल्कि उस चीज़ों को मन में पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो इसे मौन वाचन बोलेंगे। लेकिन प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं वह मन में नहीं पढ़ पाते हैं और वो जो कुछ भी पढ़ रहा है उसे बोल बोल करके पढ़ते हैं। तो जब आप वर्णों को बोल बोल करके पढ़ते हैं तो उसे सस्वर वाचन बोला जाएगा, और जब बिना बोले मन में उसका अर्थ पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो इसे मौन वाचन बोला जाएगा। अब मौन वाचन की जब बात करते हैं तो मौन वाचन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका होता है गंभीर वाचन और दूसरा होता है आपका दूर्त वाचन। गंभीर वाचन को ही गहन वाचन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या होता है कि आप डीपली उसे पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।
तो यहां पर आप क्या करते हैं कि पूरा डीपली उसे पढ़ते हैं, तो इसे गहन वाचन या फिर गंभीर वाचन कहा जाएगा। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य ये नहीं है कि पूरा आपको सिलेबस कवर करना है। आप क्या करते हैं कि उस न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपी हुई है तो आप उसका थीम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर के आप कहीं जाकर के अंदर पढ़ना चाहते हैं। मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का? न्यूज़पेपर पढ़ने का आपका उद्देश्य है कि क्या खबर है उसका थीम समझ जाना, उसका सार समझ जाना। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब डीपली पढ़ने की बात आएगी तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? वहां पर गंभीर या फिर गहन वाचन हो जाएगा। और जब न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आएगी, केवल सार जानने की बात आएगी, थीम जानने की बात आएगी, तो वहां पर द्रुत वाचन हो जाएगा। और दोनों के दौरान आप क्या करते हैं? मौन वाचन करते हैं, यानी कि बिना बोले ही पढ़ रहे हैं। बिना बोले जब पढ़ा जाएगा तो उसे मौन वाचन बोला जाएगा। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? सस्वर वाचन, जिसमें बच्चा बोल बोल करके, वर्णों को बोल बोल करके उसका वाचन कर रहा होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि मौन वाचन और सस्वर वाचन में डिफरेंस क्या है। तो मौन वाचन जो है, चूंकि इसमें आप बोल नहीं रहे हैं, जब आप बोलेंगे नहीं तो आपके होठों का मूवमेंट नहीं होगा, आपके मुख के विभिन्न अवयवों से वायु नहीं निकलेगी, तो आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी बोलने और उसका अर्थ ग्रहण करने, बोलने और अर्थ ग्रहण करने में सिंक्रोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब आप सस्वर वाचन करते हैं तो आप बोल बोल करके पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके होठों का मूवमेंट होगा, आपके मुख के विभिन्न अवयवों से जब वर्ण उच्चारित होंगे तो वायु बाहर निकलेगी। तो इन सभी चीज़ों में, और जो आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, तो इन सभी चीज़ों में सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इस वजह से आपके पढ़ने की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही मेन डिफरेंस है। तो आप बेसिकली वाचन की परिभाषा लिख देंगे और इसके प्रकार में मौन वाचन और सस्वर वाचन के बारे में लिखेंगे, और इन सभी तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2023 में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज प्रथम सेमेस्टर पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।